वाराणसी, एक ऐसा शहर जहां जीवन और मृत्यु एक साथ सांस लेते हैं, जहां सुबह की गंगा आरती और रात की चिताओं की लपटें एक ही समय पर मौजूद रहती हैं। इसी शहर के सबसे पुराने घाट पर बसा था एक श्मशान, मणिकर्णिका घाट, जहां मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं था। इसी घाट पर एक डोम परिवार रहता था। डोम वो जाति जिसे समाज ने मृत्यु से जोड़ दिया था। उनकी जिंदगी चिता की लकड़ियों और राख के बीच कटती थी। उसी परिवार की लड़की थी चंपा। चंपा का जन्म श्मशान की एक रात में हुआ था, जब एक ही समय में 7 चिताएं जल रही थीं। कहते हैं, उस रात आकाश में चंद्र ग्रहण था और गंगा की धारा उल्टी दिशा में बह रही थी। चंपा की मां शकुंतला ने उसकी नाभि को चिता की आग से बांधा था। तभी से लोग कहते थे, ये लड़की सामान्य नहीं, ये श्मशान की बेटी है। चंपा बचपन से ही अलग थी। वो जलती चिताओं को नजरें गाड़ कर देखती, राख से चित्र बनाती और घाट पर अकेली बैठी किसी से बातें करती। माँ ने कई बार टोका, किससे बोलती है? चंपा हर बार मुस्कुराकर कहती, वो मुझे बुलाते हैं माँ, कहते हैं मैं उनकी तरह हूं। लेकिन एक रात शकुंतला ने चंपा को एक पुराना मटका दिया। मटका काले रंग का था। उसके मुंह पर लाल धागा लिपटा हुआ और नीचे की तरफ जले हुए हाथों के निशान थे। शकुंतला ने गंभीर आवाज में कहा, ये मटका तेरे जन्म के दिन से तेरे लिए रखा गया है। इसे कभी मत खोलना, और जब तेरी शादी की रात आए, इसे गंगा में बहा देना। यही तेरी रक्षा करेगा। चंपा ने उस मटके को देखा। उसे अजीब सी घुटन सी महसूस हुई। उसने सवाल किया, इसके अंदर क्या है माँ? माँ ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, यह खून से भरा है, पर किसका मत पूछना। साल बीतते गए। चंपा जवान हुई। उसकी आंखों में श्मशान की परछाइयों के पीछे भी कुछ चमक थी। घाट पर रोज पिंडदान करने एक ब्राह्मण युवक आता था, विवेक। विवेक पढ़ा लिखा, संस्कारी, लेकिन समाज के बनाए नियमों से उबा हुआ था। चंपा के साथ उसकी बातचीत चुपचाप बढ़ती गई, पहले आंखों से, फिर इशारों से, और फिर घाट की दीवारों के पीछे चुपचाप मुलाकातों से। एक दिन दोनों ने फैसला किया, भागकर नहीं, श्मशान में ही शादी करेंगे। शादी की रात आई। विवेक ने बिना किसी डर के 7 फेरे लिए। श्मशान के बीच जली हुई लकड़ियों से मंडप बना, गवाह बनी जलती चिताएं, और संगीत बना हवा में गूंजता दर्द। शादी के बाद चंपा ने वो मटका लिया, उसे गंगा के किनारे ले गई और मां की कही बात याद कर बोली, अब तू जा, मुझे नई जिंदगी जीने दे। उसने मटका नदी में बहा दिया। मटका धीरे धीरे लहरों के साथ बहता गया और चंपा की आंखों से ओझल हो गया। उसी रात उसने पहली बार विवेक का हाथ पकड़ा और आंखें बंद करके बोली, अब कोई डर नहीं, सब कुछ पीछे छूट गया। लेकिन सब कुछ पीछे नहीं छूटा था। अगली सुबह जब चंपा और विवेक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे सूरज उगता देख रहे थे, एक शोर उठा। घाट के पुजारी की आवाज आई, कौन है जिसने श्मशान का नियम तोड़ा? कौन है जो मरे हुए का साथी बनकर आया? चंपा भागी, घाट की ओर देखा, और वहां घाट की सीढ़ियों पर रखा था वही मटका, उसी स्थिति में, पर इस बार वो सूखा नहीं था। मटके के ऊपर किसी ने खून से लिखा था, तेरी शादी अधूरी है। विवेक के पैर कांपने लगे। चंपा की आंखों में खून उतर आया। वो मटका कैसे लौटा? क्या उसमें कोई आत्मा है? किसकी शादी अधूरी थी? यही नहीं, चंपा को उस रात नींद में एक औरत की चीख सुनाई दी, मैं भी डोम थी, मैं भी चाहती थी प्यार, मुझे मटका मिला, पर मैं उसमें ही बंद हो गई। वह सुबह ठंडी नहीं थी, लेकिन चंपा और विवेक के शरीर में कंपी दौड़ रही थी। मटके का लौट आना कोई संयोग नहीं था, खास तौर पर तब जब उस पर खून से लिखा गया था, तेरी शादी अधूरी है। विवेक, जो अब तक चंपा के लिए धर्म, जाति और समाज की रेखाएं पार कर चुका था, उस मटके को देखकर पीछे हटने लगा। उसने चंपा से कहा, ये मटके की बात मजाक नहीं है, ये कुछ अशुभ संकेत है, हमें किसी से पूछना चाहिए। चंपा के चेहरे पर वो मुस्कान नहीं थी जो विवेक ने फेरे लेते समय देखी थी। उसके चेहरे पर कुछ और था, एक डर, लेकिन साथ में एक अजीब सा अपनापन। ये मटका मेरा है, और ये बात सिर्फ मेरी नहीं रही, अब तुम्हारी भी है। विवेक उलझन में था। अगले दिन विवेक अपने पिता पंडित राघव शास्त्री के पास गया। पंडित राघव कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं थे।
वे वाराणसी के उन आखिरी ज्ञानी ब्राह्मणों में से थे जो मृत्यु संहिता तंत्र पढ़ चुके थे। एक ऐसा ग्रंथ जो केवल श्मशान के नियमों और मरे हुए की आत्माओं से संबंधित था। विवेक ने पूरा किस्सा सुनाया। चंपा, शादी, मटका और खून से लिखा संदेश। पंडित राघव चुप हो गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने एक किताब उठाई जिसका नाम था कपाल विधि, आत्मा की कैद और श्मशान के मटके। उसमें एक अध्याय था, विवाह, अभिशाप और रक्त मटकी। राघव बोले, तुमने एक ऐसी लड़की से शादी की है जिसके भाग्य में किसी और का खून बंधा है। और वो मटका, वो सिर्फ मिट्टी नहीं, वो एक आत्मा की कैद है। किसी की अपूर्ण शादी, किसी का अधूरा सुहाग, किसी स्त्री की आत्मा जिसने मरे हुए से प्यार किया और फिर धोखा पाया। विवेक की सांसें थम गईं। इसका मतलब वो मटका। राघव ने बात पूरी की। उसमें कोई आत्मा बंधी है जो अपनी शादी पूरी करना चाहती है, और जब तक वो पूरी नहीं होगी वो वापस आएगा, बार बार, बार बार। इसी रात विवेक ने चंपा को सब बताया, लेकिन चंपा इस बार बिल्कुल शांत थी। उसने कहा, यह आत्मा मेरी ही परछाई है, शायद किसी जन्म की, शायद इस जन्म की भी। पर जब तक हम सच्चाई तक नहीं पहुंचते, ये मटका हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। उसी रात मटका फिर से हिला, कपकपाता, कांपता, और उसके भीतर से धीमी लेकिन चीखती सी आवाज निकली, मैंने भी एक पंडित से प्यार किया था, उसने मुझे जलते हुए छोड़ दिया, अब उसका बेटा मेरी शादी पूरी करेगा। विवेक के कान सुन्न हो गए। चंपा की आंखों से खून की बूंदें टपकने लगी। मटका खुल गया और उसके भीतर से एक सिंदूर से भरी मांग दिखी, लेकिन किसी जीवित की नहीं, एक सड़ी हुई मरी हुई दुल्हन की खोपड़ी पर। विवेक और चंपा के सामने मटका खुला पड़ा था। उसके भीतर से झांक रही थी एक जली हुई खोपड़ी जिसकी मांग में सिंदूर भरा था। लेकिन वो सिंदूर ताजा नहीं था, वो सूखा हुआ, चिपका हुआ और खून से सना हुआ था। खोपड़ी जैसे उन्हें घूर रही थी। उसकी खोखली आंखों में क्रोध और प्रेम का अधूरा धुआं एक साथ झलक रहा था। और फिर वो खोपड़ी खुद ब खुद मटके से बाहर लुढ़क आई। विवेक पीछे गिर पड़ा। चंपा की आंखों में कुछ अजीब सा बदल गया था। उसने खोपड़ी को उठाया और उससे कहा, अब बताओ, तुम्हें कौन छोड़ गया था? कौन था वो जिसने तेरा सुहाग अधूरा छोड़ा? तभी खोपड़ी हवा में उठ गई। आसपास का माहौल अचानक ठंडा हो गया, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। और खोपड़ी के मुंह से एक मृत आत्मा की आवाज आई, बुझी हुई लेकिन नफरत से भरी। मैं थी राजी, डोम की बेटी। मुझे भी एक पंडित से प्यार हुआ था। उसने मुझे वचन दिया, शादी का, 7 चिताओं के बीच। लेकिन अगली सुबह वो भाग गया। मैंने प्रतीक्षा की, मांग में सिंदूर लगाकर बारात का इंतजार किया। लेकिन जिस दिन बारात आनी थी, वो मेरी चिता आई। वो मुझे आग में छोड़ गया और मैं जलते हुए भी उसी की दुल्हन बनी रही। चंपा कांप गई। राजी की आत्मा फिर बोली, मैंने उस पंडित को नहीं छोड़ा, और अब उसका वंश, उसके बेटे, उसकी अगली पीढ़ी, जब भी कोई डोम की बेटी से शादी करेगा, मैं लौटूंगी अपनी अधूरी शादी पूरी करने। अब विवेक मेरा है। विवेक पसीने पसीने हो चुका था। उसने चंपा की ओर देखा। उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थीं, काली, लाल और धुआंधार। वो चिल्लाया, तुम चंपा नहीं हो। चंपा ने जवाब दिया, मैं दोनों हूं, चंपा भी और राजी भी। मैं अधूरी औरत हूं जिसे अब सब कुछ पूरा चाहिए। अगली रात विवेक को सपने में दिखी एक बारात, लेकिन कोई शहनाई नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ धुआं, नून, राख और जलते हुए मुर्दों की कतार। राजी की आत्मा ने उसे सपना नहीं, भविष्य दिखाया था। एक बारात जिसमें दूल्हा मरा हुआ और दुल्हन जिंदा नहीं थी। विवेक की आंख खुली। मटका फिर अपने आप हिल रहा था और खोपड़ी अब उसके बिस्तर के पास रखी थी। उसकी मांग में सिंदूर और आंखों से बहता लाल पानी। चंपा अब रात में बातें करने लगी थी। किससे, ये कोई नहीं जानता। कभी वो खुद से बड़बड़ाती, कभी दीवारों पर सुहागन के गीत गाती, कभी खाली हवा में किसी के पांव छूती। और एक रात विवेक की मां ने देखा,
चंपा एक साड़ी में लाल जोड़ा पहनकर अपने चेहरे पर जलती लकड़ी से मेहंदी रचाए बैठी थी और उसके सामने बैठी थी एक और दुल्हन, एक सड़ी हुई हड्डियों से बनी दुल्हन। और दोनों एक ही आदमी की ओर देख रही थी। श्मशान की रात बीत चुकी थी। सुबह की पहली किरण जब गिरी तो वहां सिर्फ राख थी और उन राखों के बीच चंपा बेहोश पड़ी थी, विवेक की गोद में। सुदर्शन कहीं गायब था। पंडित राघव मंदिर के पास लेटे लेटे रो रहे थे, पर मटका वो गायब हो चुका था। 3 दिन बाद जब विवेक और चंपा की शादी की तारीख तय हुई, एक बार फिर गांव के कुएं के पास कुछ हुआ। एक बच्चा खेलते खेलते कुएं के किनारे गिरते गिरते बचा, क्योंकि कुएं के पास एक जला हुआ मटका रखा मिला और उसके अंदर खून से सना सिंदूर। गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने कहा वो आत्मा न वापस आ गई है। अब चंपा बदल चुकी थी। वो अक्सर अकेले बैठकर शादी के पुराने गाने गाती। कभी खून से सने कपड़े धुलते हुए देखे गए, कभी अपने बालों में चिता की राख लगाते हुए। एक रात विवेक की मां ने देखा, चंपा अपनी मांग में सिंदूर नहीं, खून भर रही थी। जब उन्होंने टोका तो चंपा की आंखें बदल गईं, लाल चमकती हुई, जैसे आग से भरी हों। वो बोली, ये सिंदूर नहीं, मेरी शादी का अधूरा खून है। जो पूरा होगा तो ही ये लाल रंग थमेगा। शादी से एक रात पहले गांव में एक तेज तूफान आया। मंदिर की घंटियां खुद बजने लगीं और चंपा की मांग में सिंदूर की जगह लाल धारा बहने लगी। विवेक को सपने में एक आवाज आई, जब तक मेरी शादी पूरी नहीं होती, मैं मटके में नहीं, दुल्हन के शरीर में रहूंगी। वो चौंक कर उठा। सामने चंपा बैठी थी, बिना पलकें झपकाए, हाथ में खोपड़ी लिए। अचानक सुदर्शन लौट आया, लेकिन अब वह कमजोर और जल्ला हुआ लग रहा था। उसने कहा, मैं आत्मा को बांधने गया था, लेकिन वो अब बांधने नहीं आई। उसने चंपा के शरीर को अपना बना लिया है। अब अगर तुमने उससे शादी की तो तुम दूल्हा नहीं, एक आत्मा का बंधक बन जाओगे। शादी की सुबह चंपा ने लाल जोड़ा पहन लिया, लेकिन उसके पैर जमीन से ऊपर थे। वो हवा में चल रही थी। शादी के मंडप में कोई पंडित आने को तैयार नहीं हुआ, पर चंपा बोली, मैं खुद 7 फेरे लूंगी, क्योंकि अब मेरी आत्मा अपना पंडित भी बन चुकी है। विवेक सुन, वो सोच भी नहीं पा रहा था कि चंपा है या राजी। शादी शुरू हुई है फेरे के साथ। मंदिर की घंटियां अपने आप बजती रहीं और 7वें फेरे पर चंपा ने अपना घूंघट उठाया। उसका चेहरा जला हुआ था, जैसे कोई चिता से निकल कर आया हो। शादी पूरी होते ही चंपा जमीन पर गिर पड़ी। विवेक भागा, उसे उठाया, लेकिन उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। तभी एक औरत की हंसी गूंजी, अब मैं पूरी हुई, अब मैं पूरी हुई। मटका फिर से मंदिर के सामने प्रकट हुआ, लेकिन उसमें पानी था, खून नहीं। राजी की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी, पर चंपा की आत्मा शायद हमेशा के लिए उस मटके में बंद हो गई थी। राजी की आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन मटका को मंदिर के गर्भगृह में एक छोटे से लोहे के संदूक में बंद कर दिया गया। पंडित राघव ने साफ कहा, इस मटके को अब कोई नहीं छुएगा। ये अब एक सावधानी नहीं, बल्कि एक शाप है। लेकिन कुछ शाप सिर्फ समय के साथ और ज्यादा भूखे हो जाते हैं। गांव में 10 साल बीत गए। विवेक ने फिर कभी शादी नहीं की। वो अब मंदिर का पुजारी बन गया था और चंपा की समाधि के पास हर दिन दीप जलाता था। लेकिन एक दिन गांव के जमींदार धवल सिंह ने ऐलान किया, मेरी बेटी रत्ना की शादी इसी मंदिर से होगी और उसी विवाह मंडप में होगी जहां 10 साल पहले एक अद्भुत विवाह हुआ था। शादी के हफ्ते भर पहले रत्ना ने एक अजीब सपना देखा। वो मंदिर के सामने खड़ी है और एक जली हुई औरत उसका हाथ पकड़कर कहती है, तू मेरी जगह लेने आई है, फिर वही होगा, वही होगा। रत्ना चीख कर उठ बैठी और तब से उसकी चूड़ियां खुद ब खुद टूटने लगी। मंदिर का पुजारी, यानी विवेक, सुबह दीप जलाने आया तो देखा मटका के संदूक का ताला टूटा पड़ा था और मंदिर की दीवारों पर खून से लिखा था, एक और दुल्हन बाकी है। बारात आई, बाजे बजे, बड़े बड़े जनवासा लगे, लेकिन मंडप की दीवारों पर जलने की बू आने लगी। पंडित ने जैसे ही रत्ना की मांग में सिंदूर डालना शुरू किया, मंदिर की घंटियां खुद बजने लगीं। सिंदूर की डिब्बी गिर गई और उसमें खून निकल पड़ा।
रत्ना की मां बेहोश हो गई। 7 फेरों के बीच रत्ना की आंखें पलटने लगीं। उसकी आवाज बदल गई। विवेक, याद है तूने क्या कहा था? मुझसे प्यार करता है, लेकिन मुझे जलने दिया। सब दंग। विवेक खड़ा हो गया। राजी, तेरा बदला पूरा हो चुका है। अब और कितनी बारातें बर्बाद करेगी? वो हंसी, जो एक साथ चंपा, राजी और अब रत्ना में गूंज रही थी। जब तक हर बेटी का खून सिंदूर में नहीं बदलता, मैं लौटती रहूंगी। अचानक रत्ना से फिर से जमीन पर गिर गई। उसके माथे पर मटका खुद आकर फूट पड़ा। लेकिन इस बार मटके से कुछ और निकला। एक आधा जला हुआ मांग टिका, जिस पर लिखा था चौथी दुल्हन। लोग पूछने लगे, तो पहली कौन थी? दूसरी चंपा, तीसरी रत्ना, तो चौथी कौन है? और तभी मंदिर के सामने एक छोटी बच्ची खड़ी दिखी, जिसके माथे पर सिंदूर की जगह राख थी। रत्ना की शादी के बाद जब सब कुछ थम गया, तब गांव वालों ने देखा, मंदिर की सीढ़ियों पर एक 8 साल की बच्ची खड़ी थी। चेहरे पर राख, माथे पर सिंदूर की जगह जली हुई लकड़ी की भस्म। वो बिना पलकें झपकाए देख रही थी मटके के टूटे टुकड़ों की तरफ। विवेक उसके पास गया और धीरे से पूछा, बेटी, तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? बच्ची ने धीमे से कहा, मैं चौथी दुल्हन हूं और मेरी शादी श्मशान में होगी। अब विवेक सब समझ चुका था। वो सीधा पंडित राघव के पास गया और बोला, हमें यह श्रृंखला तोड़नी होगी, वरना हर पीढ़ी की एक बेटी इस मटके की दुल्हन बनेगी। पंडित ने गंभीर होकर कहा, यह मटका अब केवल मिट्टी नहीं, श्राप का पिंड बन चुका है। और जो चौथी दुल्हन बनेगी, वही आत्मा को शांति दे सकती है या अमर बना सकती है। गांव की एक बूढ़ी औरत सामने आई और बोली, इस बच्ची का नाम गौरवी है। ये उस डोमेन की बेटी की परपोती है, जिसे दीवार में चुनवाया गया था। कहानी एक चक्र की तरह वापस उसी पा पर पहुंच चुकी थी। राजी, चंपा, रत्ना, अब गौरवी। लेकिन गौरवी कोई साधारण बच्ची नहीं थी। वो रात को खुद से मंत्र बोलती, श्मशान के पेड़ों से बातें करती और राख से सिंदूर की तस्वीरें बनाती। गौरवी ने एक दिन कहा, मेरी बारात श्मशान से निकलेगी और मेरा दूल्हा वो होगा जो मटके की आखिरी राख में अपना खून मिलाएगा। पूरा गांव सन्नाटे में। किसी ने ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी थी। लेकिन रात आई और गौरवी ने खुद को लाल जोड़े में सजा लिया। वो सीधे उस चिता पर बैठ गई, जहां 10 साल पहले चंपा की आत्मा आजाद हुई थी। और तभी 4 काले घोड़े, एक बिना सिर का दूल्हा और चिता से निकलता धुआं। ये बारात श्मशान से उठी। विवेक चिल्लाया, गौरवी, मत कर ये शादी। तू जिंदा है, इंसान है, आत्मा नहीं। गौरवी मुस्कुराई और बोली, जैसे मटका बार बार लौटता है, वैसे ही ये आत्मा बार बार मुझ में जन्म लेती है। उसने मटके की राख उठाई, उसे अपनी मांग में भरा और जैसे ही वो सिंदूर बना, श्मशान में आग जल उठी। घोड़े चिल्लाए और वो बिना सिर का दूल्हा एक इंसान का रूप ले बैठा। वो था राजी का अधूरा प्रेमी, पुजारी आनंद। गौरवी और आनंद की यारी आत्माएं श्मशान में जलती रहीं। श्मशान में मिली राख और चिता की लकड़ियां अब शांत हो चुकी थीं। लेकिन जब अगली सुबह गांव वाले वहां पहुंचे, तो वहां एक नया मटका पड़ा था, ताजा खून से भरा हुआ। उस पर लिखा था, अब अगली दुल्हन मटके से नहीं निकलेगी। अब दुल्हन मटका खुद बन गई है। और तभी गांव की सीमा पर बरगद के नीचे एक अजनबी औरत आकर बैठी थी। चेहरे पर हल्का घूंघट, आंखों में राख की लकीर, हाथ में काले धागों से बंधी चूड़ियां और माथे पर एक छोटी सी मिट्टी की बिंदी, जो हर घंटे लाल हो रही थी। उसने खुद को माटीबाला कहा। गांव की हर शादी में अजीब हादसे होने लगे। दुल्हनें बीमार पड़ने लगीं। मांग में सिंदूर डालते ही दूल्हे बेहोश हो जाते। हर बार किसी औरत की चीख सुनाई देती। और जब किसी ने माटीबाला से पूछा, तू कौन है? तो उसने बस इतना कहा, मैं वो हूं जिसे कभी दफन किया गया था और अब जिसने खुद को घड़ा बना लिया है। अब मैं हर दुल्हन की आंखों में रहूंगी। विवेक अब बूढ़ा हो चुका था, पर उसने ये सब देखकर फिर से ध्यान किया। वो माटीबाला के पास पहुंचा और बोला, मैं जानता हूं तू मटके की आत्मा है, पर तुझे अब रुकना होगा।
माटीबाला मुस्कुराई और बोली, विवेक, तूने मुझे मंदिर में जलते देखा था। अब देख, मैं हर घर का हिस्सा बन गई हूं। अब मटका कोई वस्तु नहीं, परंपरा बन चुका है। गांव की जितनी भी औरतें गर्भवती थीं, उन्हें हर रात एक ही सपना आता। एक लाल मटके से एक बच्ची निकल रही है, जिसके सिर पर सिंदूर की जगह राख है। और जब बच्चों का जन्म होता, तो उनकी हथेली पर मिट्टी की निशानी होती थी, जैसे कोई मटका छाप छोड़ गया हो। अब कहानी में आती है आर्या, गांव की एक 17 साल की तेज तर्रार लड़की, जो वैज्ञानिक सोच रखती थी। वो माटीबाला को पाखंड समझती थी। उसने मटके को हाथ से छूकर मंदिर में रखने का प्रयास किया, पर जैसे ही उसने मटका छुआ, उसकी हथेली से खून बहने लगा और मिट्टी की बिंदी उसके माथे पर खुद बन गई। अब आर्या हर रात नींद में उठ जाती, खुद से बातें करती और दीवार पर राख से दुल्हनों की आकृतियां बनाती। उसकी मां ने एक दिन देखा, आर्या खुद से फेरे ले रही थी। आग जलाए बिना विवेक को बुलाया गया। माटीबाला ने खुद को आर्या में उतार दिया। विवेक समझ गया, माटीबाला ने अब शरीर ले लिया है और अब वो इंसानी रूप में अपना ही विवाह रचाना चाहती है, अपने ही बनाए दूल्हे के साथ, जो इंसान नहीं बल्कि मृत मटकों की आत्माओं से बना होगा। आर्या की शादी तय हो चुकी है एक डॉक्टर से, लेकिन आर्या की नशे की आंखों में अब आर्या नहीं है, बल्कि माटीबाला बस चुकी है। और बारात के दिन मंदिर में फिर एक मटका खुद ब खुद चढ़ता है, जिसमें से एक कटा हुआ दूल्हे का सिर निकलता है और वो खुद बोलता है, अब दुल्हन मटके से नहीं, मटका दुल्हन से निकलेगा। गांव में ढोलकें बज रही थीं, शादी की तैयारियां पूरी थीं, लेकिन हर कोई जानता था, ये शादी आम नहीं थी। आर्या दुल्हन बनी बैठी थी, पर उसकी आंखें किसी और की थीं, जैसे वहां माटीबाला बैठी हो। शादी के मंडप में एक अजीब बात हुई। जब पुजारी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, मंडप के नीचे की जमीन हिलने लगी और वहां से एक एक कर 3 मटके निकले। 3 मटके, 3 आत्माएं, तीनों मटकों से निकली। राजी, जिसकी शादी अधूरी रह गई थी। 2, चंपा, जिसने चिता को वरमाला समझा। 3, रत्ना, जिसने नदी में मटका बहाया पर भाग नहीं सकी। अब तीनों आत्माएं आर्या के चारों ओर फेरे ले रही थीं, जैसे दुल्हन की रक्षा नहीं, बलिदान के लिए घेराबंदी कर रही हों। दूल्हा नील, जो एक नास्तिक था, पूरे आत्मविश्वास से मंडप में बैठा था, पर जैसे ही उसने पहली बार आर्या की आंखों में देखा, वो आंखें बदल गईं और आवाज आई, तू मुझे मिट्टी समझा, अब तेरी हर हड्डी मिट्टी बनेगी। दूल्हा वहीं तड़पने लगा, उसकी आंखों से राख निकलने लगी और उसका चेहरा जलती हुई लकड़ी में तब्दील हो गया। अब मंडप में आग लग चुकी थी, पर यह आग जल नहीं रही थी, ये आग निगल रही थी। हर फेरे पर एक आत्मा फूंक मारती और आग किसी इंसान को छूती तो वो राख बन जाता। गांव वालों ने भागना शुरू किया, पर आर्या, या कहें माटीबाला, अब जोर से हंस रही थी। तभी विवेक ने आखिरी प्रयास किया। उसने माटीबाला से कहा, तू सिर्फ आत्मा नहीं, तू स्त्री की पीड़ा है, पर जो औरत जलाकर डर बनाए, वो देवी नहीं दानवी होती है। इस पर आर्या कांपने लगी। उसके अंदर से तीनों आत्माएं चीखने लगीं, राजी, चंपा, रत्ना। और तभी मंदिर की घंटियां खुद बज उठी। मातृशक्ति की मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली और आर्या पर गिर पड़ी। आर्या जोर से चीखी और बोली, मैं अब और दुल्हन नहीं बनना चाहती, मैं बस मिटना चाहती हूं। उसने खुद को आग में फेंक दिया, पर यह आग अब राक्षसी नहीं, शुद्ध की अग्नि थी। तीनों आत्माएं मुक्त हुईं, मंडप शांत हुआ। गांव में पहली बार किसी दुल्हन की आत्मा दुल्हन बनकर नहीं, बल्कि बेटी बनकर विदा हुई। अगले दिन नदी के किनारे वही पुराना मटका बहाया गया, पर जब किसी ने उसे देखा, वो खाली था, साफ, उजला और शांत। और उसकी मिट्टी से गांव की एक बुजुर्ग औरत ने एक खिलौना बना दिया, दुल्हन की मूर्ति, जो अब कभी नहीं रोएगी। आर्या की आत्मा को मुक्ति मिलने के बाद गांव में कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ। पहली बार मंदिर की घंटियां खुद ब खुद नहीं बजी। नदी का पानी अब लाल नहीं, नीला और शांत था। और सबसे हैरानी की बात, वही जगह है जहां पहले वो मटका बार वापस आता था,
अब वहां हर सुबह एक सफेद कमल खिला मिलता। विवेक अब पूरी तरह शांत हो गया था। उसने आखिरी बार मटका उठाया, जो अब पूरी तरह खाली और हल्का था। उसने मटके को वहीं नदी किनारे रख दिया और पहली बार उसने जाप किया बिना किसी डर के। गांव की छोटी बच्चियां अब मटके से डरती नहीं थीं, बल्कि उसे सजाकर उससे गुड़ियों का घर बनाती थीं। एक बच्ची ने विवेक से पूछा, बाबा, ये मटका कभी वापस तो नहीं आएगा ना? विवेक मुस्कुराया और बोला, अब अगर आएगा तो तुम्हारे खिलौनों की मिट्टी बनकर आएगा, खून की नहीं, खुशियों की मिट्टी बनकर। गांव की औरतें अब हर साल आर्या पूनम मनाने लगीं। जिस दिन आर्या की आत्मा मुक्त हुई थी, उस दिन सभी औरतें सफेद चुनरी और राख से बनी बिंदी लगाती। लेकिन वो अब शोक की नहीं, गौरव की निशानी थी। गांव के मंदिर को फिर से रंगा गया। अब वहां एक नई मूर्ति रखी गई, एक मुस्कुराती दुल्हन की, जिसके हाथ में मटका था। लेकिन मटके में राख नहीं, बल्कि फूल थे। हर नई दुल्हन शादी से पहले उस मूर्ति के पास जाती और कहती, मैं माटी वाला नहीं, मैं मातृशक्ति हूं। एक दिन विवेक की मृत्यु हो गई। लोगों ने उसका अंतिम संस्कार उसी जगह किया जहां पहला मटका वापस आया था। और उसी रात नदी से फिर एक मटका निकला। पर इस बार वह जलता हुआ नहीं था। वह ठंडा, हल्का और फूलों से भरा था। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अब मैं लौट कर नहीं आऊंगा, मेरा काम पूरा हुआ। जिस मिट्टी ने दुल्हनों की चीखें सुनी थीं, आज वहां बच्चियों की हंसी गूंज रही थी। और मटका, अब वह कभी नहीं लौटेगा, क्योंकि अब वह खौफ नहीं, कहानी बन गया है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों से जो रहस्यों और भावनाओं की गहराई को समझते हैं। स्टोरी हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ यहां मिलेंगी जहां हर मटका कुछ कहता है। और सबसे जरूरी बात, नीचे कमेंट करके हमें बताइए, कहानी का कौन सा पल आपके रोंगटे खड़े कर गया। हम अगली कहानी में आपका नाम भी शामिल कर सकते हैं। तो लिखिए, बोलिए और कहानी में शामिल हो जाइए।